कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो करके अपना कार्य कर रहे होंगे। अभी हम इकोनॉमी की क्लास में हैं। आज क्लास नंबर 4 है। इससे पहले हम लोग 3 क्लासेस पढ़ चुके हैं। आप लोगों ने चैनल पर देख ली होगी। जिन भाइयों ने ये क्लास नहीं देखी है वो जा करके प्लेलिस्ट में चैनल के ऊपर मिल जाएगी इकोनॉमी करके, वहाँ पे देख लेंगे। आज हमारी चौथी क्लास है। इसके अलावा अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होती है तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी हिंदी की क्लासेस चल रही हैं, इकोनॉमी की क्लासेस चल रही हैं, साथ ही साथ आपकी कंप्यूटर और मैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री यानी सारी क्लासेस में स्टार्ट करने वाला हूं। इसके अलावा आपको जल्द ही प्रैक्टिस सेट के बारे में मैं सूचना दूंगा कि प्रैक्टिस सेट कैसे करने हैं और कैसे मैं कराऊंगा। एकदम से एकदम फ्री में कराएंगे प्रैक्टिस सेट, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अगर आपका सवाल होता है तो मुझे कमेंट में डाल दिया करो। साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। चलिए आज की क्लास की करते हैं शुरुआत मेरे प्यारों। आओ देखो, इकोनॉमी ऐसा सेक्शन है जो हमें पूरा का पूरा करना है और सारे नंबर उठाने हैं। आज शुरुआत कर रहे हैं हम अपनी क्लास नंबर 4, जिसका टॉपिक आज हमारा है नेशनल इनकम। हम स्टार्ट कर रहे हैं। नेशनल इनकम 2 पार्ट्स में आएगा। एक पार्ट आज होगा क्लास नंबर 4, एक पार्ट क्लास नंबर 5 में आएगा जो कल की क्लास में आएगा, ठीक है। देखो, पहली बात, नेशनल इनकम से मतलब क्या है, यानी कि राष्ट्र की आय। नेशनल इनकम को हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों? राष्ट्रीय आय, ठीक है। राष्ट्रीय आय का मतलब देश के नागरिकों की आय, यानी कि राष्ट्र की आय। और राष्ट्र के अंदर कौन रहते हैं? व्यक्ति रहते हैं, नागरिक रहते हैं। तो देश के नागरिकों की आय, उसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम बोलते हैं। यहीं अगर आप लोग देखोगे नेशनल इनकम को तो देखिए, पहली बार नेशनल इनकम की जो गणना करी थी वो हमारे दादा भाई नेहरू ने करी थी, ठीक है। ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिनको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है इतिहास के अंदर। दादा भाई नेहरू जी इन्होंने पहली बार क्या करा बच्चों? नेशनल इनकम की गणना करी, ठीक। इनकी एक किताब भी है। लगातार देखो, ये सवाल ना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लगातार आपसे पेपर में पूछा जाता है कि नेशनल इनकम की गणना पहली बार किसने करी थी। साथ ही साथ इनकी किताब का नाम, ठीक है, जो नाम था अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। इनकी बुक का नाम है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसी के अंदर इन्होंने आपकी जो पर कैपिटल इनकम के बारे में बताया था, जिसे हम प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं, ये भी बताया गया था। और साथ साथ ये किताब ये कब छपी है? ये 1867-68 के आसपास ये छापी गई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक। इसके अलावा देखो, नेशनल इनकम को मैंने बताया यहाँ पे पहली बार वैज्ञानिक पद्धति पे जो आकलन किया था वो प्रोफेसर वी.के. राव साहब ने किया था 1931-32 के आसपास, ठीक। ये तो सवाल पेपर में आता नहीं है अभी, लेकिन आप ध्यान रखना इस चीज़ को। पेपर में ये सवाल बार बार मिलता है कि इनकी किताब का नाम क्या है, पहली बार गणना करने वाले कौन थे। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। नीचे देखो, स्वतंत्र भारत में नेशनल इनकम की सबसे पहली सरकारी अनुमान किसने लगाया था? देखो, ये सबसे पहले गणना किसने करी थी? ये है स्वतंत्र भारत में सबसे पहले सरकारी अनुमान किसका था? तो ये बच्चे वाणिज्य मंत्रालय जो हमारा था उसने लगाया था 1948-49 में। यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद पहली बार ये सोचा गया कि भाई लोगों, हमें अपने देश की कम से कम ये तो पता हो कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, एक व्यक्ति के को हम कितना, मतलब एक आधार कितना बन रहा है। तो उसके आधार पे हमारे जो तत्कालीन हमारे वाणिज्य मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, इन्हीं के नाम पे आपने मतलब ये वाणिज्य मंत्रालय थे और इन्होंने शुरुआत में स्वतंत्र भारत में नेशनल इनकम सबसे पहले अनुमान लगवाया था, ठीक है। इसके अलावा देखो, यहीं पर आपको मिल रहा है एक राष्ट्रीय आय समिति बनाई गई थी 1949 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से ये पेपर में पूछी जाती है और पूछी गई है कई बार कि जो राष्ट्रीय आय समिति बनी थी, ठीक है, इसके हेड पूछा जाता है पेपर में, वो कौन थे? पीसी महालनोबिस थे, ठीक है। 1949 में पीसी महालनोबिस थे। साथ ही साथ इसमें 2 अन्य सदस्य थे, इनका नाम नहीं पूछे जाते, अगर आप चाहो तो पूछ लो। एक तो वी.के. राव थे, यही व्यक्ति हैं जो इसके सदस्य भी थे, और बाद में आर गॉडगिल, ये नाम भी आपने सुने हैं। पीसी महालनोबिस का नाम सुना होगा, जब हम पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे वहाँ पे एक मॉडल आएगा आपका, गॉडगिल मॉडल आएगा। तो ये मॉडल्स थे जब हमें पंचवर्षीय योजना में भी दिए गए थे, ठीक। ये ध्यान रखना, राष्ट्रीय आय समिति ये पूछा जाता है 1949, और इसके हेड कौन थे? ये सवाल, दोनों सवाल पेपर में आ चुके हैं। यानी कि इस स्लाइड से अगर आप देखोगे तो यहाँ से 2-3 सवाल पेपर में बन चुके हैं, आप ध्यान से देखना। एक तो ये पहली बार गणना किसने करी, इनकी किताब का नाम, बुक का नाम बार बार पूछा जाता है, और ये कि हेड पूछे जाते हैं आपसे पीसी महालनोबिस, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ से।
पेपर में ये सवाल भी पूछा जाता है कि हिंदू वृद्धि दर से क्या मतलब है। एक बार UKSSC ने ही पूछा था कि हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन में राष्ट्रीय आय दिया गया था। ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ। ऑप्शन में क्या दिया था बच्चों, नेशनल इनकम ही दिया था, ठीक है। मैं इसके आपको ना MCQ भी लगवाऊंगा, आप वेट करना, मेरे MCQ भी करवाऊंगा। यानी जितने चैप्टर हम पढ़ते जाएंगे उससे आधारित जो MCQ हो सकते हैं वो भी मैं आपको यही चैनल पर करवाऊंगा, ठीक है। कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आओ चले आगे बढ़े। देखो, यह पहली बात तो हिंदू वृद्धि दर, यह शब्द दिया किसने था, प्रोफेसर राजकृष्णन ने दिया था 1981 में, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है हिंदू वृद्धि दर से, कि जो देश की आर्थिक स्थिति थी, यानी कि देश की जो आर्थिक वृद्धि थी वो बराबर थी किसके, वही जो हिंदुओं की वृद्धि दर के थे। तो जो प्रोफेसर राजकृष्णन थे इन्होंने इसी शब्द को बोल दिया था कि यार ये तो हमारी इकोनॉमी, जो हमारी वृद्धि दर है वो हमारी हिंदू वृद्धि दर के समान है, तो इसे यही कॉमन करके इन्होंने इसकी तुलना करके बोल दिया था। यानी यही बात हमने लिखी है कि भारत की राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर कितनी थी, 3 से 3.5% के आसपास थी, जिसे हिंदू वृद्धि दर कहते थे। यानी हिंदुओं की वृद्धि दर भी लगभग कितनी है देश के अंदर उस समय 1981 के आसपास कितनी थी, 3 से 3.5% थी। तो इसकी तुलना करने के बाद इन्होंने प्रोफेसर राजकृष्णन ने ये वाली बात कही थी। पेपर में सवाल आया था, मैंने क्या कहा आपसे कि हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है, तो ये संबंध आपका राष्ट्रीय आय से होता है, ठीक है। अब देखो, पहली बात हमने बात करी कि राष्ट्रीय आय क्या है, देश की आय राष्ट्रीय आय है। इसके अलावा देखो बात होती है कि राष्ट्रीय आय का जो मापन है, हम बहुत डिटेल में बात समझेंगे। इसका मापन 3 तरीके से होता है हमारे यहाँ, आय विधि से होता है, व्यय विधि से होता है और उत्पादन विधि से होता है, ठीक है। पेपर में ये सवाल भी आपका बनता है, सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन नेशनल इनकम को मापने के काम नहीं आता है, ठीक है। ध्यान रखना 3 तरीके से होता है, आय विधि, व्यय विधि और साथ में उत्पाद विधि, ठीक है। 3 तरीके से हम करते हैं, जिसमें हम आपका मूल्यवर्धित जो वैल्यू एडिशन मेथड है वो देखते हैं। तो ये भी हम जानेंगे, जब मैं मापन की बात करूंगा तो वो भी जानेंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे नेशनल इनकम को समझने के लिए आपको 3 बातों को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। 3 फॉर्मूला हम लोग देते हैं इसको समझने के लिए। आप ध्यान से समझेंगे तो आपको नेशनल इनकम में ना कभी कोई गड़बड़ होगी नहीं। देखो, नेशनल इनकम से उम्मीद होती है कि जो फॉर्मूला टाइप सवाल बना के देता है वो देगा कि नेशनल इनकम क्या होती है, NNP, GDP, है ना, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अभी आगे हम लोग बहुत डिटेल से समझेंगे, पहला आप ये ध्यान से समझना। देखो, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। जैसे मान लिया कि आपने एक शॉप खोली, आप एक शॉप चलाते हैं और इस शॉप में आपने मान लिया 50 रुपये का कोई प्रोडक्ट बनाया, या छोड़ो शॉप छोड़ो यार, तुम ये बताओ, चलो पकौड़ों की बात करते हैं यार। सर्दियों का मौसम चल रहा है भाई, और सर्दियों में चाय पकौड़े की बात ना हो तो बेकार ही। मान लेते हैं कि आपने पकौड़ों की कोई ठेला चलाता है बंदा, और उस बंदे ने क्या किया है, दिन में 100 रुपये कमाए, ठीक है। तो 100 रुपये कमाने के बाद इसकी कुछ लागत भी होगी, जिसने पकौड़ों के लिए सामान लिया होगा, बेसन, तेल, आग लगाई, है ना, इसमें आग का, गैस का पैसा लगा होगा, साथ में अपनी मजदूरी भी जोड़ेगा, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, जो भी कुछ गिरता है वो सब इंग्रेडिएंट। मान लेते हैं कि वो 70 रुपये इसका खर्च आया, मान लेते हैं। तो एक्चुअल में इसने कमाए तो 100, खर्च इसका ऑलरेडी 70 का आया, तो इसकी बचत कितनी आई बेटा, 30 रुपये। यानी कि यदि हम सकल में से खर्चे को घटा देते हैं तो क्या बनता है, एक्चुअल में जो कमाई बचती है वो बचता है, निवेश बचता है, शुल्क बचता है, शुद्ध बचता है, ठीक है। वही एक पहला फॉर्मूला जो आपको देखना है वो ये है, यदि आप ग्रॉस में से, यानी कि टोटल जो इनकम हुई उस इनकम में से अगर आप माइनस कर दोगे घिसावट को, डेप्रिसिएशन को, तो आपके पास क्या बचेगा बच्चे, वो नेट बचेगा, यानी कि शुद्ध या निवल बचेगा, ठीक। सेम बात को दोबारा समझना, यानी अगर आपने GDP में से, यानी कि GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अभी आगे समझाऊंगा कि GDP क्या है, डिटेल में बात करेंगे आराम से। अभी समझना, GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि ग्रॉस माने सारा का सारा, सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि एक देश की बाउंड्री के अंदर जितना बना वो सारा का सारा सकल घरेलू उत्पाद, वो इसमें से अगर मैं जितना खर्चा इसको बनाने में आया उसे हटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद बचेगा, ठीक है। दोबारा बात को समझना, दोबारा देखना। देखो ये कंसेप्ट है, अगर ये कंसेप्ट आपके समझ में आ गई तो आप कभी गड़बड़ नहीं करोगे। यानी कि एक देश की बाउंड्री के अंदर जितना भी उत्पाद हुआ, जिसको मैंने क्या बोला, GDP बोला, अगर उसमें से मैं घिसावट माइनस कर दूं, तो यानी कि मैंने जितना कमाया उसमें से मेरी लागत मैं घटा दूं, तो मेरे पास जो शुद्ध है, शुद्ध जो मेरा लाभ है वो बचेगा, ठीक है। यानी कि जितना मैंने बनाया देश के अंदर उसमें से घिसावट मैंने घटाई तो मेरे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बचा।
ठीक है। बात को आराम से समझना, एक बार समझ में नहीं आएगी तो दोबारा वीडियो देखना। कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना, ठीक है, मैं आपका डाउट वहाँ क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा ध्यान से सुनना, देखो बच्चे, अगर आप इतनी मेहनत करते हैं चीज़ों को लेकर के तो आपसे चीज़ें बनेंगी और बहुत अच्छे से बनेंगी, ठीक। और एक चीज़ और है, वीडियो अगर सही लगे तो लाइक कर देना मेरे प्यारो, और साथ ही साथ एक चीज़ और, सब्सक्राइब चाहिए मुझे, सब्सक्राइब करो, दोस्तों से कराओ। हमें 10,000 का टारगेट लेके चलना है, 10,000 सब्सक्राइबर करने हैं हम लोगों ने, ठीक है। देखो अब ढंग से देखना मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को। इसे हटाते हैं यहाँ से पहले, देखो अब दूसरा फॉर्मूला मैं क्या बताया आपको, यदि कोई राष्ट्रीय मामला है, यानी कि राष्ट्र की जो आय है, टोटल राष्ट्र की आय है, उस राष्ट्र की आय में से अगर मैं वो घटा दूं जो मैंने बाहर से कमाया, विदेश से कमाया, यानी कि नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड घटा दूं तो मेरी घरेलू आय आ जाएगी। कहने का मतलब एक व्यक्ति अपने आप कुछ कमाता है, जो उसने कमाया वो, इसको जो दान मिला वो, तो ये टोटल इनकम हो गई इसकी, है ना, टोटल इनकम हो गई। यदि मुझे इस टोटल इनकम में से उसकी शुद्ध इनकम निकालनी हो तो जिसको इतना दान मिला उस दान को निकाल दूं मैं, ठीक है। तो सेम बात यहाँ कह रहे हैं, यदि किसी राष्ट्र की आपको केवल घरेलू इनकम निकालनी है कि उसने कितना कमाया, तो राष्ट्र ने पूरा कितना कमाया वो, इसके अलावा नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड यानी कि विदेशों से जो प्राप्त आय है, उस आय को अगर मैं राष्ट्रीय आय में से हटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, घरेलू मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि सेम बात यहाँ दिखा रहे हैं कि यदि विदेशों से प्राप्त आय को घटा दिया तो केवल घरेलू इनकम निकल के सामने आ जाएगी। यानी कि जीडीपी जो होता है हमारा, यानी इस देश के अंदर जितना हमने उत्पाद किया था, उससे प्रोडक्ट से जो मूल्य आया था उसका मूल्य, और विदेशों से प्राप्त इनकम को अगर मैं जोड़ दूं तो हमारा क्या हो जाएगा, जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। यानी कि पूरे देश के अंदर जो उत्पाद था उसके मूल्य के बराबर आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये दूसरा फॉर्मूला है, ध्यान से देखना। ये चीज़ें आप छोड़ दो, इस मैंने याद करने के लिए बनाया हुआ है, इसे आप छोड़ दो, इसकी टेंशन मत लेना, बस आप इस पर फोकस करो, ठीक है। नेशनल में अगर मैं नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड घटा दूं तो डोमेस्टिक बन जाती है, और वही डोमेस्टिक में अगर मैं इसे जोड़ दूंगा तो वो नेशनल बन जाएगा। यही कहना चाह रहे हैं सारा का सारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस पर मैंने देखो तीसरा फॉर्मूला जो आपको ध्यान देना है वो ये है बच्चे, कि यदि आपके पास फैक्टर कॉस्ट है, यानी कि साधन लागत, साधन लागत का मतलब यदि आपने एक प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट के अंदर कई सारी चीज़ें आपने इस्तेमाल करी, यानी कि उसमें रॉ मटेरियल आपने इस्तेमाल किया, उसमें लेबर आपने इस्तेमाल की, उसमें पैकेजिंग, उसमें ट्रांसपोर्टिंग, बहुत सारी चीज़ें आ गई, उसमें टैक्स, ये सारी चीज़ें, यानी कि जो भी आपका फैक्टर कॉस्ट पर चीज़ें आई, यानी कि कहने का मतलब जैसे मैं आपसे कहता हूँ, आपने कभी बाइक वगैरह खरीदी होंगी दोस्तों, तो आपने देखा होगा कि एक्स शोरूम प्राइस अलग होता है लेकिन ऑन रोड प्राइस अलग होता है, ऐसा देखा आपने। यानी कि एक्स शोरूम प्राइस दिखाएगा मान लिया 70,000 रुपये, लेकिन ऑन रोड प्राइस इसमें लगभग 15,000 जुड़ने के बाद ये आपको ऑन रोड पड़ेगी बाइक 50,000 रुपये, 85,000 रुपये। तो कभी आपने सोचा कि ये क्या हो रहा है? तो एक्चुअली होता क्या है कि जो आपकी साधन लागत, यानी जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल करके कोई प्रोडक्ट बनाया वो तो उसकी कीमत है, फैक्टर कॉस्ट है। अब उसमें अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देते हैं, जो कि हमारे टैक्सेस होते हैं, तो ये दोनों मिलने के बाद उसको किस पे लेके आते हैं, मार्केट प्राइस पे लाते हैं, तो तब जा करके वो मूल्य बाजार के अंदर वो उपलब्ध हो पाती है। मेरे हिसाब से आपको तीनों बातें समझ में आई होंगी। अभी हमने 3 बात करी। पहली बात अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपसे करा कि इसे हटाते हैं, पहले हमने बात करी कि यदि जीडीपी है, जीडीपी में से, या इसे ऐसे करो आप, इस जीडीपी नहीं, हम इसे ऐसे करते हैं, मैं इसे हटा, ये पीछे चलते हैं। देखो यदि जीडीपी में से आप घिसावट निकाल दोगे तो आपके पास नेट आ जाएगा। दूसरा मामला था यदि आप नेशनल में से नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड घटा दोगे तो डोमेस्टिक आ जाएगी। और तीसरा मामला था यदि आप फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस आ जाएगा, बाजार मूल्य आ जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूला अगर आपकी बात समझ में आ गई तो यहाँ से सवाल गलत नहीं होगा आपका, मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। अब अगली बात आती है बच्चे यहाँ पे क्या, अब देखो ढंग से देखना, इसको हटाते हैं पहले। अगला खेल है ये, देखो ध्यान से कि जीडीपी क्या होता है। बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सर जीडीपी क्या है, जीडीपी किसे कहते हैं, क्या होता है। अब आज ध्यान से समझ लेना बहुत अच्छे से, और सच बता रहा हूँ आपने जितना भी जीडीपी वगैरह पढ़े होंगे उन्हें आपने बहुत अच्छा पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को आपको ज़रूर मिलेगा।
ठीक। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी की फुल फॉर्म का मतलब क्या है? ग्रॉस, जी का मतलब ग्रॉस, डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि ग्रॉस का मतलब सकल घरेलू उत्पाद, सकल का मतलब सारा का सारा, ऑल, सारा का सारा घरेलू यानी देश के अंदर उत्पाद जो प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, यानी कि एक देश के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहा है। इसी बात को देखो हमने कैसे लिखा है कि एक वित्तीय वर्ष में, वित्त वर्ष का मतलब अब एक ना एक हमें टाइम पीरियड तो सेट करना पड़ेगा, ठीक है, कि यानी कि हमने उसे वित्त वर्ष ले लिया। वित्त वर्ष हमारा कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो एक वित्त वर्ष के अंदर देश की घरेलू सीमा में, यानी कि हम भारत की बात करते हैं तो भारत की सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं। दोबारा बात को देखना, यानी कि हमारा जो देश है भारत है, भारत के अंदर जो भी हमने अंतिम वस्तु बनाई उसका मौद्रिक मूल्य एक वित्त वर्ष के अंदर अंदर, देश की घरेलू सीमा के अंदर अंदर नहीं, देश के अंदर अंदर जो आपने बनाया उसका मौद्रिक मूल्य। और इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है कि अंतिम यानी कि जो फाइनल होता है, फाइनल प्रोडक्ट होता है, फाइनल सर्विस आप प्रोवाइड करवाते हो तो उसको क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं। यानी कि जैसा आपने गेहूं करा तो गेहूं से अगर आपने आटा बनाया और आटे से आपने ब्रेड बनाया तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? ब्रेड कहलाएगा, ना कि गेहूं कहलाएगा, ठीक है। यानी कि अंतिम उत्पाद की मौद्रिक वैल्यू जो होती है वही उस देश की जीडीपी के अंतर्गत आता है, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी मुझे उम्मीद है, ठीक। अब देखो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब यहाँ 2 बातें हमने और करी हैं, वो क्या है? वो बच्चे ये है, एक तो रियल जीडीपी है और एक आपका नॉमिनल जीडीपी है। यहाँ से भी सवाल कई बार बनता है रियल जीडीपी से और नॉमिनल जीडीपी से। जैसे रियल जीडीपी का मतलब इसका एक तो जिसके अंदर महंगाई शामिल नहीं होती है, ठीक है, और नॉमिनल जीडीपी यानी कि नाम मात्र की जीडीपी जिसके अंदर महंगाई काउंट करी जाती है। तो ये ध्यान रखना, ये सवाल बन जाता है पेपर में और ये पूछते हैं कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या अंतर है। ध्यान रखना कि रियल जीडीपी का मतलब ये है कि आपका इसमें महंगाई काउंट नहीं होती है और नॉमिनल जीडीपी से मतलब ये है कि इसमें महंगाई काउंट होती है। यानी कि रियल जीडीपी आप किसी आधार वर्ष के आधार पर निकालते हो, जैसे यहाँ भी आधार वर्ष कितना है बच्चे? 2011-12, ठीक है, और वहीं जो हम नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं वो वर्तमान मूल्य के आधार पर निकालते हैं। तो ये रही जीडीपी की बात। तो मैंने आपसे क्या बात करी कि जीडीपी किसे कहते हैं? जीडीपी के अलावा जीडीपी के 2 भाग हैं, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। आज हमने बात करी 3 नए फॉर्मूला मैंने आपको बताए, जरूर ध्यान रखना इनका। और साथ ही साथ नेशनल इनकम की अभी हम और आगे बातें करेंगे, राष्ट्रीय आय, और साथ साथ हमने इसकी शुरुआत करी कि सबसे पहले गणना किसने करी, क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक। मुझे उम्मीद है आपको क्लास बिल्कुल समझ में आई होगी। अगर कोई भी आपका डाउट रहेगा, कोई भी आपको समस्या होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसे क्लियर करूंगा। दूसरी बात है, आपको इसके एमसीक्यू भी हम लगवाएंगे तो आप उसके लिए भी तैयार रहिए। तीसरी बात है, अगर पीडीएफ चाहिए होगी तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में, आप वहाँ से ज्वाइन करना, आपको पीडीएफ वहाँ तो दूंगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी तो वो देख लेना, और आपकी लगातार कक्षाएं तो आ ही रही हैं, ठीक है। इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट होता है तो आप सीधा मुझे बताइएगा, मैं उस पर आपका जो डाउट है वो आपको मैं सॉल्व करके दूंगा, ठीक। इसके अलावा अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए, किसी भी बारे में चाहिए, तो वो सब बातें हम लोग बताएंगे। बाकी चलिए मुलाकात करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए खूब मेहनत करिए दोस्तों, जीतना है हमें और हमें अपने सपनों को साकार करना है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, जब तक के लिए ध्यान रखिए और खूब पढ़ाई करिए।